मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ न्यूरोलॉजी की डिज़ीज़ ट्रीट करने में। अर्कुन्निसा, जिसको हम अंग्रेज़ी में शियाटिका भी कहते हैं, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते उसमें है, वर्टिब्रल कॉलम में होता है और पश्तो या उर्दू में हम उसको हराम मगज़ के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में रगे गए हुए, ऊपर वो गर्दन में भी हैं, नीचे वो पाँव में वहाँ पे भी आए हुए हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो पाँव की तरफ रग आती है मुख्तलिफ़ वजूहात में या मुख्तलिफ़ जगहों में, वहाँ पे उस पर ज़ोर पड़ता है, हम उसको कंप्रेशन कहते हैं। डिस्क की वजह से भी हो सकता है, दूसरी और वजूहात भी हैं। जब उस पर ज़ोर पड़ता है तो जो पेन कॉज होता है पूरे वो एक तरफ पाँव में आता है, तो उसको हम अर्कुन्निसा कहते हैं। अर्कुन्निसा असल में बाज़ लोगों को इस तरह होता है कि अगर वो वज़नी चीज़, अगर यंग पेशेंट है वज़नी चीज़ उठा ले तो उसमें डिस्क पे ज़ोर पड़ता है तो वो अपनी जगह से ज़रा हिल जाता है। जब डिस्क अपनी जगह से, हमारे वर्टिब्रे दो होते हैं, दरमियान में डिस्क होता है, जब डिस्क अपनी जगह से हिल जाते हैं तो साइड पे नर्व्स पड़ी हुई हैं, तो वो नर्व्स पे जब डिस्क प्रेस करता है तो वो उस प्रेस करने की वजह से नर्व पे ज़ोर पड़ता है और नर्व पे ज़रा सा भी प्रेस होता है तो वो जहाँ पे वो सप्लाई करता है तो पूरी उस जगह पे उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमनली यंग पेशेंट में ट्रॉमा हो जाता है या कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बाइक एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, गाड़ी में गई, तो उसमें भी वो बैक इफ़ेक्ट हो सकती है। ओल्ड एज में इस तरह होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो दो हड्डियों के दरमियान डिस्क स्पेस है वो कम होता जाता है, तो उसकी वजह से। और इसके अलावा जहाँ से रगें निकलती हैं तो वहाँ पे भी सुराख होते हैं ना, तो वहाँ पे कभी कभी सुराख भी छोटे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कंप्रेशन इफ़ेक्ट वहाँ पे भी होता है। तो जिस वजह से उस रग पे वो ज़ोर पड़ने से जहाँ पे वो सप्लाई करेगा वो पेन होगा, उसको हम फिर अर्कुन्निसा या शियाटिका कह सकते हैं। अर्कुन्निसा का दर्द अमूमन बहुत सवेर सख्त किस्म का दर्द होता है और हम इसको अपने टर्मिनोलॉजी में एक शार्प पेन कहते हैं कि वो एक इस तरह आपको फ़ील हो रहा हो कि जैसे किसी चाकू या करंट टाइप का फ़ील हो रहा हो कि आपके बैक से पेन स्टार्ट हो रहा है, पूरे आपके पाँव की तरफ आ रहा है, तो करंट टाइप का पेन होता है। और इसमें फिर जितना आप बेंड करते हैं, कभी जब फॉर एग्जाम्पल नमाज में कोई रुकू के लिए जाता है या बेंड करता है, या अगर लेटे लेटे अगर आप पाँव को उठाते हैं तो उसमें आपको पेन बहुत ज़्यादा सवेर हो जाता है। वो आम बैक की तरफ पेन नहीं होता, सिर्फ बैक में रहता है, वो बैक में एक करंट सा आपको फील होता है, बैक से आके पूरे पाँव की तरफ हो जाता है। अर्कुन्निसा के ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम उसकी सेवेरिटी को देखते हैं कि सेवेरिटी कितनी है। तो एग्ज़ामिनेशन भी पेशेंट की होती है, उसके बाद अगर डिपेंड करता है तो पेशेंट की MRI भी करवानी पड़ती है, तो उसमें देखा जाता है कि डिस्क की वजह से या किसी और वजह से नर्व पे कंप्रेशन कितनी है। अगर कंप्रेशन कम हो तो हम उसको फिर दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों के साथ साथ हम उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें फ़िज़ियोथेरेपी भी करवाते हैं और फ़िज़ियो के साथ साथ उनको एडवाइस ही दिया जाता है कि ऐसे पोस्चर, आराम के रेस्ट का भी कहते हैं, और ऐसे पोस्चर इख्तियार करने के कहते हैं कि जिसकी वजह से वो नर्व पे या अर्कुन्निसा पे जो है वो रग पे ज़ोर कम से कम पड़े। और फिर इसमें ये है कि अगर अर्कुन्निसा बहुत ज़्यादा सवेर है और वो अगर आप ट्रीटमेंट, हम यूजुअली उसको तकरीबन 1 मंथ की ट्रीटमेंट देते हैं और फॉलोअप करवाते हैं और उसका देखते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है तो हम उसको अकॉर्डिंगली फिजियो के साथ और ट्रीटमेंट के साथ तो हम उसको फिर उसी ट्रीटमेंट पे फिर आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 1 मंथ ट्रीटमेंट भी ले इम्प्रूवमेंट नहीं आती और इवन अगर पेन के साथ साथ उसकी वहाँ पे पाँव में कमज़ोरी भी आ जाती है तो फिर हम उस कंडीशन में भी फिर सर्जरी को रेफ़र कर सकते हैं कि मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो ट्रीटमेंट का कम से कम दौरानिया 1 महीना, 1.5 मंथ, लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ नहीं, मेडिसिन प्लस रेस्ट और गुड फिजियोथेरेपी। अगर अच्छी फिजियोथेरेपी हो, हम उसको कहते हैं आप वर्जिश का डॉक्टर के पास जाएंगे और रेगुलरली फिर घर में करेंगे। आमतौर पर पेशेंट को इस तरह कहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी, जिस तरह हम उनको कहते हैं कि आप नमाज या खाने के अपने औकात होते हैं, फ़िज़ियोथेरेपी की अपने औकात होंगे, ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, लेकिन उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हमारे लोग में एक मिसकंसेप्शन है कि वो इंजेक्शंस और मेडिकेशन पे ज़ोर ज़्यादा देते हैं और फ़िज़ियोथेरेपी नहीं देते। तो मेडिकेशन पे इतना होगा कि पेन तो कम हो जाता है, लेकिन कंप्रेशन इफ़ेक्ट तो पेन मेडिसिन के साथ कम नहीं होगा। तो जितना आप फिजियो करेंगे तो उसके साथ आपके मसल्स बैक के स्ट्रॉन्ग होंगे और उसी स्ट्रेंथ के साथ वो आपको वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करेंगे, तो नर्व पे कंप्रेशन कम से कम पड़ेगा। तो जितने अच्छे रिज़ल्ट फिजियोथेरेपी के हैं, लेकिन वो सेवरिटी पे डिपेंड करता है। माइल्ड केसेस में सिर्फ फिजियोथेरेपी के लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर अगर उनको पेन अर्कुन्निसा का है और सवेर है
तो वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ने में वो उनको रुकू वगैरह में पेन होता है तो वो बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सीढ़ियाँ चढ़ने में अक्सर उनको पेन होता है तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। उनके लिए रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन इतना रेस्ट भी ना हो कि बिल्कुल चले फिरे नहीं, लेकिन ज़्यादा जो अपनी एक्टिविटीज़ है उसको लिमिट करें। इसके अलावा बाज़ उसको इस तरह होता है कि बाज़ इसमें फॉर्म्स भी आते हैं कि जिस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा नरम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें उनको बैक पेन और वो ज़्यादा हो जाए, तो उसमें दरमियाना मीडियम, जो ज़्यादा सख्त भी ना हो ज़्यादा नरम भी ना हो, तो वो भी उसके लिए बेहतर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।